ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਣੂ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮਾਰਨ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕੁਝ देखिए, जो खनौरी मोर्चे पे धरना चला हुआ है जी, ये धरना किसानों की मांगों को लेकर चला हुआ है जी। और मानयोग जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जी, वो वृद्ध अवस्था में भी किसानों की लड़ाई अपना जीवन दांव पे लाकर लड़ रहे हैं जी। और जब हम इस आंदोलन में आए तो मैं डल्लेवाल साहब को एक किसान नेता सोचता था जी। लेकिन आज मुझे धरने पे आके जब इस आंदोलन को चलते 323वां दिन है जी, तो मुझे पता चला डल्लेवाल साहब एक किसान नेता नहीं, एक सोच है, एक विचार है जी। और देखिए, जब कोई विचार अपना एक नया रूप लेता है जी, तो सरकारें हो या कोई भी कितना भी पुराना शासन या कितना कैसा भी अत्याचारी दौर हो, जी। विचार कभी नहीं मरता। विचार हमेशा जिंदा रहता है, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, वो लोगों की भावनाओं में जिंदा रहता है। डल्लेवाल साहब ने अपना जीवन दांव पे लगा के जी। और डल्लेवाल साहब ने एक जो विचार पैदा किया है वो विचार आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल चुका है। तो हम तो यही कहते हैं, परमात्मा डल्लेवाल साहब को लंबी उम्र दे जी। और उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष में वो एक यथार्थवादी आदर्शवादी नेता के रूप में जो आज आए हैं, उनका मान सम्मान पूरे हरियाणा में, पंजाब में, सब पूरे भारत में उनका मान सम्मान आज लोगों के दिलों में बढ़ चुका है। और हम तो यही कहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे और हम नहीं चाहते कि हम सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार की अनदेखी की वजह से हमारा डल्लेवाल साहब जैसा एक ऐसा आदर्श नेता कि जिसका कभी हम खामियाजा न भुगत पाए, किसी ऐसी स्थिति में पहुंचे। इसलिए हम कहते हैं वक्त रहते हमारी मांगों को माना जाए और डल्लेवाल साहब जो हैं उनको इस संसार में और इस भारत देश के किसानों का नेतृत्व करने का जो मौका मिला है उसमें वो सफल हो, हमारी यही प्रार्थना है। वाहिगुरु उन पे अपनी मेहर करे और हरियाणा पंजाब का पूरा किसान आज डल्लेवाल के साथ आज इस खनौरी मोर्चे में आप देख सकते हो बैठा है, खड़ा है और उनकी सेवा में लगा हुआ है। सरकार का ਜਿਹੜਾ ਇਹ मतलब कि अड़ियल रवैया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? देखिए, किसानों की मांगों को लेकर सरकार कोई भी रही हो, भले ही आप मुगल शासन से उठा के देख लीजिएगा, अंग्रेज ले लो, अंग्रेज ले लो, उसके बाद कांग्रेस आई, उसके बाद आज ये भाजपा वाले आए हैं, सबकी एक नीति रही है कि किसानों का शोषण किया जाए। आप मुगल काल में देख लीजिए ना, वीर गोकुला जाट था, वो किसानों का नेतृत्व करके 1669 में जो शहीद हुए थे, तो वो भी तो किसानों का नेतृत्व करके शहीद हुए थे। उसके बाद देश की आजादी में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वो अपने देश की, अपनी जमीन की, अपनी नस्ल की, अपनी फसल की, अपनी इज्जत बचाने की तो लड़ाई थी। लेकिन जो सरकारें वो चाहती है कि हमेशा हमारे देश के जो लोग हैं, सरकारें हमेशा राज करने की कोशिश करती हैं और अपने फायदे के हिसाब से वो लोगों के अधिकारों की, लोगों की जनभावना का कोई सम्मान नहीं करती। हम तो एक बात कह रहे हैं, अगर देश में लोकतंत्र जिंदा है तो लोगों की भावनाएं सुनी जानी चाहिए। जो पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान संगठन बीकेयू एकता सिद्धूपुर के हेड, एकमात्र वो पूरे भारत के एकमात्र बीकेयू एकता सिद्धूपुर के हेड नहीं रहे, अब वो पूरे भारत के किसानों के नेता बन चुके हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। वो आज आमरण अनशन पे है और लोकतंत्र के अपना दायित्व निभाते हुए जो सरकार है उसको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मांगों को मानना चाहिए। उनकी कोई अपनी खुद की मांगे नहीं, कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं है, ये देश के किसानों की मांगे और वो मांगे हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने देश के किसानों से वायदे किए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको इन मांगों पे दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मार्च 2011 को प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, आज वो स्वर्ग में है, और उनको पत्र लिखा था मोदी जी ने जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे कि भाई देश के किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के दीजिएगा। तो मोदी जी अपना ही क्या वायदा भूल गए। 2016 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली से वादा किया था कि भाई हम देश के किसानों की 2022 तक आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन सीएसीपी की 2022-23 की रिपोर्ट ये कह रही है कि देश के किसानों की आमदनी 30 से 32% घटी है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, जो वायदे करते या तो मोदी जी हाथ जोड़ के देश के किसानों से फिर से माफी मांग ले कि भाई मैं आपका भला नहीं कर पाया, मैंने जो आपसे वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाया, तो हम माफ भी कर देंगे क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। लेकिन बशर्ते ये ना कहे कि हमने तो जी देश के किसानों के लिए ये कर दिया, देश के किसानों के लिए वो कर दिया। देश के किसानों की हालत बुरी है, देश का खेती जो सेक्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पे है। देश के किसानों की सुनी जानी चाहिए, हम तो यही आग्रह करते हैं। अब हरियाणा से आके दिल जहाँ से इधर मतलब के सहयोग दे रहे हैं, और भी पंजाब से सभी स्टेटों से आए हैं इधर लोग, वो भी सहयोग दे रहे हैं। और जो संस्थाएं इधर नहीं पहुंचे उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, एकता के बारे में?
देखिए, बहुत सारे संगठनों की जब बात चलती है तो कोई कहता है जी हमें न्योता नहीं दिया गया, कोई कहता है जी हमें बुलाया नहीं गया। न्याय की लड़ाई में कभी निमंत्रण नहीं होती जी। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चल पड़ते हैं रणभूमि की ओर। यही एक योद्धा की पहचान होती है। अब किसको नहीं बुलाया, कौन नहीं आया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई जो डल्लेवाल साहब आज किसानों की मांगों को लेकर अपना जीवन दांव पे लगाए हुए हैं, वो मांग पूरे देश के किसानों की मांग है। अगर एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बना तो आने वाले 10 साल में इस देश का खेती सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जो आज बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर खेती नहीं रहेगी, अगर ये मान के चलिए आज पंजाब का 75-70% किसान खेती करता है, वो बेरोजगार होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जब तैयार होगा तो सीधी सी बात है मजदूर इधर भी सस्ती होगी। तो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि लोगों को ना खाने के संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, ना लोग अच्छा जीवन जीने के लिए अपना जो गुजारा वो कर पाएंगे। तो जो साथी घरों में बैठ के, जो साथी अपनी रिजाई में बैठ के ठंड के मौसम में भी ये कह रहे जी हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, बस हमें मौका मिलना चाहिए, तो देखिए खुला मैदान पड़ा है। जो मांगे आज हम लेके बैठे हैं, आप इन मांगों को लेके आप भी इस मोर्चे में आइए, आप नेतृत्व कीजिए। हम ये नहीं कहते, लेकिन लड़ाई लड़ने के कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ नियम होते हैं। जब हम एक सड़क पे भी चलते हैं तो उसके भी कुछ कायदे, नियम, कानून होते हैं कि आप गाड़ी में चले तो सीट बेल्ट लगा के चलोगे, आपकी स्पीड लिमिट 80 है। अब लोग ये कह रहे कि नहीं जी हमारे ऊपर स्पीड लिमिट मत लगाओ, हम तो 120 की स्पीड से दौड़ेंगे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ कायदे, नियम हर संगठन के, हर सिद्धांत जरूरी होते हैं। तो आप भी आके भले ही नेतृत्व कीजिएगा, लेकिन सिद्धांतों पर रह के कीजिएगा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की तरफ से आप सभी सादर आमंत्रित है। लेकिन इसमें अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पर्सनली बैठा के न्योता दिया जाए या मेरे घर पे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता आए और कहे जी आप तो प्रधान जी आपको तो आंदोलन में चलना पड़ेगा, तो ये न्यायोचित बात नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर आप समझते हो कि देश के किसानों की लड़ाई में आपका योगदान होना चाहिए, इस इतिहास में आपका हिस्सा होना चाहिए, तो आप आइएगा, आपका स्वागत और आप लड़िएगा। प्रशासन इधर बॉर्डर जैसा माहौल बना के बैठा है, किले गाड़ दी गई है, ऐसा दीवार बना दिया है उसके बारे में। और कंट्रियों में भी ऐसा होता है कि इधर ही ऐसा हमारे देश में हो रहा है। नहीं देखिए, ये जो विचारधारा जिस देश में काबिज होने जा रही है, उसको आरएसएस कह लीजिएगा, उसको फासिस्ट विचारधारा कह लीजिएगा, उसको नेपोटिज्म कह लीजिएगा, ये वही लोग हैं। इनकी विचारधारा कहाँ से आई? जर्मनी से। इनकी विचारधारा कहाँ से आई? हिटलर से। ये सारी जो तानाशाही जो विचारधाराएं थी पश्चिम की, उन विचारधाराओं का मेल जोड़ बना के अपने देश में काबिज करना चाहते हैं। ठीक है, सरकार को किसने हक दिया कि भैया आप अपने देश के किसानों को दिल्ली जाने से रोक दोगे? सरकार को किसने हक दिया कि भैया आप सड़कें खोद के उनमें सीमेंट की दीवारें चिन देंगे? तो देखिए, ये तो धक्काशाही है, तानाशाही है। अगर देश के लोकतंत्र में अगर इस तरह के व्यवहार होंगे तो इससे देश के किसानों में, देश के मजदूरों में, देश के आम लोगों में अराजकता का माहौल होगा। और अराजकता शब्द एक ऐसा शब्द है कि भली भांति राजनीति से जुड़े लोग उसको भली भांति समझते हैं, जानते हैं। अगर अराजकता का माहौल बना तो वो इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लिए बिल्कुल कतई अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो किले सड़कें में ठोकी जा रही हैं, अगर इतना ही आप में जज्बा है, इतना ही जितने आप देश के किसानों पे आंसू गैस के गोले अगर मार रहे हो, तो ये गोले दूसरे देश की सीमाओं पे भी चलाओ ना, पता चले। लेकिन अपने ही देश के किसानों पे, जो देश का किसान अहिंसा के रास्ते पे चलता हुआ, गांधीवाद के रास्ते पे चलता हुआ शांतिपूर्ण दिल्ली जाना चाह रहा, आप उसको, अपने देश के किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जो 1993 की इंटरनेशनल ट्रीटी में बैन गैस है वो अपने देश के किसानों पे लगा रहे हो। तो ये तो सोचना देश के लोगों को पड़ेगा कि आज जो फासिस्ट विचारधारा इस देश पे काबिज होती जा रही है, आज चलो ठीक है कि वो है कि लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस मोहल्ले में अकेले हमारा मकान थोड़ी है। आज हम लड़ रहे हैं, अगर आज हम नहीं जीत सके तो कल को मजदूर भाइयों का नंबर है, तीसरे दिन कर्मचारियों का नंबर है। आज जो हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि भाई जो आज देश में माहौल खड़ा किया जा रहा है, दो देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, अगर देश का लोकतंत्र कमजोर होता है तो ये आने वाले आपकी पीढ़ियां भी आपसे सवाल करेंगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम करने का षड्यंत्र, अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज कंपनी राज ही तो था। और भाजपा क्या है? भाजपा कंपनी राज ही तो कह रही है कि हम कंपनी राज। आज देश में किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की कोई बात नहीं होती। बात सिर्फ अडानी, अंबानी, उद्योगपति, इन्हों की, कुछ चंद लोगों की बात होती है। और चंद लोगों का विकास देश का विकास नहीं है। देश में मान लीजिए चंद पूंजीपति बन गए, चंद अच्छी बिल्डिंगें खड़ी होगी कुछ एरिया तक, वो विकास नहीं है। विकास इस बात में महत्व रखता कि देश के आम लोग, जो 142 करोड़ की आबादी है, वो अपना जीवन स्तर कैसा जी रहे हैं। देश की 75% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में जीने को मजबूर है। देश के 70% किसानों की आमदनी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 32 रुपए से प्रतिदिन कम है।
जो OECD जैसे संगठन है वो ये बात कह रहे हैं कि जी देश के किसानों की आमदनी घटने लग रही है बढ़ने की बजाय, और देश का खेती सेक्टर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से अपनी संस्था और अपने कौन सा एरिया है, अपना नाम बोल। मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं पानीपत जिले से आया हूं और मैं भारतीय किसान नौजवान यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूं, और हमारी पानीपत जिले की पूरी टीम यहां खनौरी बॉर्डर पे अपनी जिम्मेदारी जो हमें दायित्व मिला उसको निभाने के लिए यहां खनौरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका ही, शुक्रिया।